गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अपने किस बारे में डिस्कस कर रहे थे इससे पहले? सीटी के पर्पज से हम के एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें के सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली है। आज के जो क्वेश्चंस हैं तो उनको देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है या कलर चेंज करें? तो करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी की तरह चलेगा, ठीक है, आंसर देते रहना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वनस्पति विज्ञान को रूप में जानते हैं। वनस्पति विज्ञान को किस रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? जानते हो? यहां पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। एक सेकंड, गलत हो गया। वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में, वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हुए हैं, अरस्तु, सेकंड दे रखा हुआ हिलमैन, थर्ड दे रखा हुआ है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, और लिनियस। बताओ। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, पहला तुक्का सही है, शुरुआत अच्छी हुई। देखो, वनस्पति विज्ञान को हम क्या कहते हैं? बॉटनी, जिसमें वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। साथ में देख लेते हैं, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। इसकी दूसरी ब्रांच का क्या नाम है? जूलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसके पिताजी कौन है? अरस्तु। इसके पिताजी कौन है? अरस्तु। ये एक दो और चीजों के भी पिताजी हैं, बता सकते हो किस किस के? किसके? अरे क्या करते हो, अपने को यहाँ पे साइंस पढ़नी है, राजनीति थोड़ी करनी है। हाँ ठीक है, तो अभी आप साइंस में बताओ, साइंस में और किसके पिता है? भ्रूण विज्ञान। किसके? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? अरस्तु। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। फिर बायोलॉजी टर्म किसने दिया? बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया? वो भी अरस्तु ने कहा दिया, लेमार्क और ट्वीरेंस ने। किसने दिया? लेमार्क और ट्वीरेंस। और बायोलॉजी के पिताजी कौन है? मतलब हर कुछ आज तो तुक्के लगाने हैं। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? अरस्तु है। हाँ अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ये तो सबसे पहले दिन शुरू ही यहां से किया है हमने, पहले दिन हमने शुरू ही यहां से किया है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें कवर हो गई हमारे इस क्वेश्चन के साथ? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, नाम किसने दिया बायोलॉजी? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो ये सारी चीजें हमारे इस क्वेश्चन के साथ क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसके बाद लिनियस कौन है? लिनियस नाम आया है, पढ़ा है मैंने। कौन है लिनियस? कैरोलस लिनियस। पूरा नाम क्या है इसका? कौन है ये? वर्गीकरण विज्ञान के जनक। क्लासिफिकेशन किसने दिया? जीवों को वर्गीकृत किसने किया? लिनियस ने। किसने किया? लिनियस ने। और इसको हम द्विमान पद्धति के जनक भी बोलते हैं। जो बाइनोमियल मेथड है वो किसने दिया?
कैरोलस लिनियस ने। तो ये भी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, खसरा का टीका किसने बनाया या किसने आविष्कार किया? खसरा, ठीक है। अरस्तु, हिलमैन और डैम जेनर। डैम, कौन सा टीका पूछ रहा हूं? खसरा। क्या होता है खसरा? हाँ, खसरा मिजेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिजेल्स में बोलते हैं। तो खसरा, तो ये एक प्रकार का रोग है और इसका जो टीका बना है, जैसे कल एक और नाम आया था काउपॉक्स। काउपॉक्स का टीका किसने बनाया था? काउपॉक्स कल नहीं पढ़ा है क्या? जिसको हमने क्या कहा, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन थे? अरे कल का ही क्वेश्चन गया हुआ है, एडवर्ड जेनर। उन्होंने किसके, चेचक, चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। हिलमैन ने कौन सा टीका बनाया? खसरे का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? क्या? चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? ठीक है, ऑप्शन दे रखा हुआ है, चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं सुन सकता, चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं सुन सकता, पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है। पानी नहीं है वहां पर इसलिए नहीं सुन सकता है, वातावरण नहीं है इसलिए नहीं सुन सकता है, या बहरे हो जाते हैं। चार ऑप्शन बताएं। पहला तो क्या बताएं, चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या बताएं, पानी नहीं है। तीसरा, वातावरण नहीं है। चौथा, बहरे हो जाते हैं। वातावरण, वहां पर किसका इफेक्ट पड़ता है? एटमॉस्फियर का। तो वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फियर नहीं। देखो बहरे हो जाते हैं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बोलता है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो हम ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी कंटिन्यू करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ठोस से गैसीय माध्यम में गुजरते समय ध्वनि हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या उतार चढ़ाव या घटाव हो जाता है? ठोस से गैसीय माध्यम में, ठोस से आप कहां जा रहे हो, सॉलिड से गैस में, तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इस तरह से। तो ध्वनि की गति हो जाती है, नहीं बदलता है, बढ़ता है, उतार चढ़ाव होता है, या घटाव हो जाता है? घटाव। आपके बढ़ता है, आपके बढ़ता है। देखो जब भी हम ध्वनि की बात करते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में आप कभी पानी में कूदे हो, तैरने आता है, तो वहां पे कूदते हो, बाहर की आवाज सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। यानी कि क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या होती है, साउंड ट्रेवल करती है। लिक्विड में उससे कम, ठीक है। और गैस में और कम हो जाती है, और वैक्यूम में तो बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती ध्वनि की चाल, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी, लास्ट वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, खाली स्पेस, अंतरिक्ष वगैरह, ठीक है। वहां पे वातावरण नहीं होता है ना, उसको वैक्यूम बोलते हैं। क्लियर? तो इससे आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो अभी तो मैंने कहा ना, तो घटाव हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। आप सॉलिड से किस में जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो ट्रेवल ट्रेवल नहीं कर सकती है, मतलब गति नहीं कर सकती है, एयर में, वाटर में, वैक्यूम में, स्टील में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ध्वनि तरंगे गति नहीं कर सकती, ठीक है। पहला दे रखा एयर, ठीक है। दूसरा दे रखा वाटर, वैक्यूम, स्टील। वाटर,
गति नहीं कर सकती है, इसमें नहीं कर सकती है। किस किस का एयर है? आपका आपका वाटर, आपका वैक्यूम। अब भी मैंने आपको क्या कहा, अभी जस्ट पहले मैंने यही तो आपको समझाया, क्या कहा, वैक्यूम में क्या होती है, ध्वनि गति नहीं कर सकती है। तो सीधा सोच तो आंसर जा रहा है। सबसे ज्यादा किसमें होगी, फिर इसमें ही सबसे ज्यादा किसमें होगी, वो बता, स्टील में, क्योंकि सॉलिड है। आया समझ? सेकंड नंबर पे कौन होगा, वाटर। थर्ड नंबर पे गैस। ठीक है, गैस मतलब एयर। आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, सिक्स सेंस यूज करो ना करो, कॉमन सेंस जरूर यूज करना। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ये तो सीधा बता सकते हैं, किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। 2-3 बार पूछ चुका हूं मैं, हर दिन लेके आ रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 दिन हो गए, तीनों बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्वनि तरंगे है किस प्रकार की है, प्रसारित, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, लंबवत। कैसी है, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। देखो, जो ध्वनि तरंगे होती है ना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, कंपन करती है, कैसे करती है, ऐसे 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 ऊपर नीचे, तो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आपको सीधा सा याद रखना है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। कैसी याद रखना है, अनुदैर्घ्य, डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की है। ऑप्शन दे रखा है 2, 5, 3, 1। अवस्था जानते हो ना, स्टेट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित की है अभी तक, बताओ। 3। देखो, अभी तक 5 अवस्थाएं क्या कर ली है, निर्धारित कर ली। अभी तक हमने जो किताबों में पढ़ी है वो तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस आधार पर तो हम तो क्या कहते हैं, 3 है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अवस्था बताई प्लाज्मा, एक और अवस्था बताई बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ये जो अवस्था होती है वो उसमें होती है, सूर्य का जो ताप वगैरह होता है प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो कितनी अवस्था हो गई, 5 अवस्था हो गई। ठीक है, 5 अवस्था याद रखेंगे। अमोनिया एक गैस है, तो कपूर एक है। तो आपको बताना है, अमोनिया गैस है, कपूर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सेमी लिक्विड। सॉलिड, अमोनिया एक गैस है, तो सिमिलर उसने क्या कहा है, कपूर है। हाँ, मतलब क्या है, तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी लिक्विड है। अर्ध ठोस, सेमी लिक्विड को क्या बोलते हैं, अर्ध ठोस। कपूर जानते हो क्या होता है, क्या होता है, कैम्फर, ये बोलते हैं ना इसको। तो क्या होता है, देखा है, जलता है, आग लगती है। तो एक बात बताओ, आपने कपूर की बॉल्स देखी होगी, किस अवस्था में होती है, तो फिर आपकी ये सेमी लिक्विड कैसे हो गया। वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, जब सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, उधर्वपातन। पढ़ा है, कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में। बाकी होना क्या चाहिए था, लिक्विड फिर गैस आनी चाहिए, ये डायरेक्टली क्या हो जाता, बदल जाता। और ये मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है,
हाँ, सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था। बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, क्या शुद्ध पदार्थ है? शुगर सॉल्यूशन, शुगर विलियन मतलब शक्कर का विलियन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? शक्कर का विलियन। दूसरा मिल्क, दूध, ठीक है। एयर, हवा। थर्ड मिथेन। बताओ, शुद्ध है, ये भी पढ़ा के रखा हुआ है। शुद्ध अशुद्ध पढ़ा है ना? हाँ, सब बता आपके। शुद्ध क्या है? शुगर। आपके मिथाइल या मिथेन? मिथेन। क्या है? मिथेन। ये तीनों क्यों नहीं है? शुगर सॉल्यूशन क्यों नहीं है? कार्बन एटम्स की वजह से। आपके कोई तो लॉजिक लगाया होगा आपने। देखो, मिल्क में हम कहते हैं कि ये एक तरह का क्या है? मिश्रण है जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ आ जाता है, तो मिल्क पहले से हमने डिलीट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है हवा। तो हवा में भी हम कहते हैं कि बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन में आपने देखा होगा पानी और शक्कर, तो एक में तो H2O का मॉलिक्यूल है, दूसरे में क्या आ गया? C6H12O6, ग्लूकोज आ गया। तो अलग अलग कण है ना इसमें, इसका संगठन कुछ और है, इसका संगठन कुछ और है, तो ये एक तरह का मिश्रण हो गया। लेकिन अब आप जब मीथेन की बात करते हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में अगर इनमें चेंज कर दिया तो कुछ नया बन जाए, मीथेन नहीं रहेगा, फिर अनुपात भी फिक्स है, तो इसलिए ये शुद्ध है। इसलिए ये क्या है? शुद्ध है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण जानते हो? मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मतलब समांगी, हेट्रोजीनस मतलब विषमांगी, बोथ या दोनों, ये मतलब सेकंड तीसरा दोनों, हेटेरो या प्योर सब्सटेंस। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। होमो मतलब समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, दोनों, प्योर सब्सटेंस, दोनों। आपको पहले से पढ़ा के रखा हुआ है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समान मतलब कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है। विलय और विलायक, दो पदार्थ लिए आपस में क्या हो गए? घुल गए। विलायक हमेशा क्या होता है? विलायक हमेशा हम किसको लेते हैं? जो ज्यादा होता है, और ज्यादा क्या होता है? वाटर। तो ज्यादातर हम क्या लेते हैं? वाटर को हम विलायक के रूप में लेते हैं। जो कम मात्रा में घुला जाता है वो विलय हो जाता है, जिसको आप सॉल्यूट भी बोलते हो, सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? विलियन। क्या बना देते हैं? विलियन। मिश्रण प्रकृति में होता है, मिश्रण प्रकृति में होता है, तो दोनों की प्रकृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, बेजोड़ को पहचाने। किस बेजोड़ मतलब? बेजोड़ को पहचानना समान कैसे हो गया? अपोजिट, असमान, ठीक है। तो यहां पे दे रखा हुआ है हवा, मिश्र धातु, आजकल के क्वेश्चन ऐसे पैटर्न हो गए, मिश्र धातु, दूध, वाटर। बताओ, बेजोड़ को पहचानना है, मतलब इन असंगत है,
बाकी के बताओ। वाटर। देखो कैसे हुआ, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे मिश्र तत्व वो मिक्स है, प्रोटीन वगैरह तो क्या होता है, आया समझ में? ये सब क्या है, मिश्रण है। ये सब देखो, हवा क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। मिश्र धातु क्या है, मिक्सचर हो गया, कोई न कोई इसी के साथ दूसरी धातु जुड़ी होगी तभी मिश्र धातु बनी। फिर दूध है, तो दूध तो पहले से ही हमने कहा मिश्रण ही है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप ऐसा कहो तो कहो कि इनका कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं होता है, कोई रासायनिक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन इसका रासायनिक फॉर्मूला बन रहा है H2O, फिक्स है। अगर इसके साथ आपने कुछ भी हेरफेर कर लिया तो आपने कहा ऑक्सीजन भी मैं 2 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, तो H2O2 बन जाएगा। क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, तो कुछ नया ही पदार्थ बन गया। तो ये सब क्या है, मिश्रण है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो ऐसे अपने को एग्जाम में दिमाग लगा। असंगत को पहचानिए, क्या करना है, असंगत को पहचानना है। फार्मिक एसिड, लाल चींटी, ठीक है। सिट्रिक एसिड, खट्टे पदार्थ। लैक्टिक एसिड, दूध का खट्टा होना। मैलिक एसिड, सीड। HCl, आ गया। 5 ऑप्शन अब तो दे रखे हुए ना, एक मेरी तरफ से ऐड कर लिया, ठीक है। HCl अग्नाशय, बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो लाल चींटी में के फार्मिक एसिड ही होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से ही फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से ही दूध क्या होता है, खट्टा होता है। मैलिक एसिड की वजह से ही सेब क्या होता है, मतलब वो जो कलर वगैरह चेंज होता है, तो उस वो तो इसका भी आंसर क्या है, सेब सही है। बच क्या गया, HCl। अब आप देखोगे HCl कहां प्रेजेंट होता है, हाँ, अमाशय में, न कि अग्नाशय में। यहाँ पे नाम क्या लिख दिया उसने, अग्नाशय, पैनक्रियाज हो गया ये, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, ये क्या है, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज में क्या नहीं होता है, HCl नहीं होता है, ठीक है। तो क्या सही था इसका, ये बात, ठीक है। फिर पीएच स्केल की खोज की, शांति रखो, दूसरों को भी ताने दो, मौका दो। पीएच स्केल, चलो आवर्त सारणी की खोज की, अब बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। आधुनिक मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ वो सही है, पीएच स्केल सोरेनसन। बताओ, ऑप्शन आने देते हैं, मोजले, मेंडलीफ, रदरफोर्ड, डॉल्टन।
कौन सी बता रहे हो? आवर्त सारणी। कौन सी? मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है आवर्त सारणी किसने की? मेंडलीफ। किसने की? पहली वाली जो आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी? मेंडलीफ ने। आधुनिक किसने दी? नहीं, मोंडले कौन है? मोजले। कौन है? मोजले। दोनों में क्या डिफरेंस है? आधुनिक आवर्त सारणी और जो आवर्त सारणी, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, यहां पर एक बेस लिया हुआ है। बेस मतलब एक आधार लिया हुआ है कि किसके आधार पर हम तत्वों को जमाएंगे। तो जो पहली आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, उसका बेस क्या था? परमाणु भार। किसके आधार पर उनको जमाया था? परमाणु भार, एटॉमिक मास के आधार पर। सेकेंड जो आवर्त सारणी है वो किस पर जमाई गई? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। क्या अंतर होता है दोनों में? ये बहुत बेसिक है, इजी भी है, बेसिक भी है। इजी है? नहीं है। परमाणु क्रमांक ऊपर लिखे जाते हैं। देखो, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे पास 118 तत्व है, 118 आवर्त सारणी में तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। अभी भी खोज चल रही है, बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो वो बढ़ते जाएंगे। तो 118 तत्व है। इन तत्वों को रिप्रेजेंट हम मान लेते हैं कि तत्व क्या है? एक्स है। तो एक्स है तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दूसरों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं? जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। जेड को लिखा जाता है इधर साइड, ठीक है। दूसरा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान कहां होता है? ऊपर होता है, लेकिन परमाणु में कहां होता है? केंद्र में, न्यूक्लियस में। तो इसको लिखा जाता है ए से। इससे लिखा जाता है ए से। तो ये क्या हो गया? एक तत्व का रिप्रेजेंटेशन। एक तत्व को कैसे लिखा जाता है? तो जब भी आपको तत्व लिखे जाएंगे तो ऐसे वो उसके नंबर लिख के दे देगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये क्या है? 1H1। तो 1 क्या है इसका? ये। या फिर मैंने लिख दिया 1H2। तो 1 क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। और इसका क्या? द्रव्यमान भी क्या है? 1 है। लेकिन इसमें क्या हो गया? परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल गई। आया समझ में? तो ये हम क्या करते हैं, इससे ये डिसाइड कर पाते हैं। कभी कभी इसे आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में, ऐसे लिख के दे देता है, सिर्फ क्या उसका मतलब सिंबल लिख के, ऐसे नंबर लिख के दे देता है। तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है ये 1 क्या है, 2 क्या है। या फिर आपको दे दिया हाइड्रोजन की जगह दे दिया लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? लिथियम का 12 कहां होता है? लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। 3 यहाँ पे लिखा होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, Li3 7। तो अब 7 आप क्या करोगे? इसका परमाणु द्रव्यमान मानोगे, और 3 क्या मानोगे? परमाणु क्रमांक। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। तो इससे अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इससे आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। हुए ना बहुत सारे काम?
ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन है? मोजले। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन है? मेंडलीव। ठीक है। फिर है किस समस्थानिक का उपयोग, किस समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, ठीक है, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। चट्टान की आयु, चट्टान समझते हो ना? कोबाल्ट 60, थोड़ा ये वो कर देना, ठीक है, कोबाल्ट पूरा कर लेना। फिर है कार्बन 14, फिर है आयोडीन 131, फिर है यूरेनियम 235। बताओ बताओ। यूरेनियम 235। इस देखो कार्बन 14 जिसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, उसका अगर हम बात करें तो वो पता है आयु तो वो भी ज्ञात करता है, लेकिन वो किसकी आयु ज्ञात करता है? फॉसिल्स की। फॉसिल समझते हो? जीवाश्म। जीवाश्म की आयु ज्ञात करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? C14। अब ये चट्टान का कहा है, इसने क्या कहा? चट्टान। तो चट्टान को जीवाश्म नहीं है, ठीक है। तो दोनों में ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहां किया जाता है? रक्त कैंसर। कहां पर किया जाता है? रक्त ब्लड कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रक्त कैंसर में। आयोडीन 131 का उपयोग कहां किया जाता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड, गोइटर। तो कहां किया जाता है? गलगंड रोग में। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये। फिर यूरेनियम 13 पृथ्वी या चट्टान की आयु ज्ञात करना, पृथ्वी या चट्टान की आयु ज्ञात करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आ गया समझ में? कितने क्वेश्चंस हो गए लगभग? 20 सेट। ये जो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है ना, तो उस शाखा को क्या बोलते हैं जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? आर्कियोलॉजी। जीवाश्म वगैरह होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो सारे का काम क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट तो करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी। ठीक है। एक दिन मैंने आपको बताया था 1G, 1G बताया था, 2G बताया था, 3G बताया था, 4G बताया था, 5G बताया था। कहां पर आया था ये? टेक्नोलॉजी वाले, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। तीसरा जो फेज है 3G, इसमें क्या हुआ? पीरियड कब से कब तक का था? 2001 से 2010 12 तक 3G। तो इसमें क्या चीजें डेवलप हुई? नेट आ गया, तो नेट आया तो क्या चीजें और डेवलप होने लगी? एप्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं?